जब सेट के एग्ज़ाम हुए तो उनमें हमने मैथ्स के पेपर का आकलन किया। जब मैथ्स का पेपर का आकलन किया तो ये पाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है कि क्वेश्चन जो स्नातक स्तर पर आए थे उससे हटकर क्वेश्चन आ रहा है। इस बार जो पेपर आ रहे हैं उस पेपर में वर्क किया हुआ है, लेकिन वर्क किया हुआ है क्वेश्चंस में। उसके बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी मैं बता रहा हूँ उनमें वर्क नहीं है। वर्क क्या किस में नहीं है कि जो अगर लॉग का फर्स्ट में क्वेश्चन दे रहा है तो लॉग का सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। अगर चक्रवर्ती ब्याज का फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन आ रहा है तो सेकंड सेशन में भी चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आ रहा है। अर्थात मेरा आपको कहना ये कि जिनके नेक्स्ट सीरीज में या कल होंगे या 11 तारीख को जिनका पेपर है उनके लिए स्पेशल बेनिफिट मिलेगा कि आप उन टॉपिकों को अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करो। हमने पूर्व में 1-2 वीडियो बनाए हैं, जैसे सिक्कों के सवाल का बनाया, चक्रवर्ती ब्याज का बनाया, प्रतिशत का बनाया, लाभ हानि का बनाया। उनसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है जो विशेष टॉपिक है उनका आप अध्ययन कीजिए। आज मैं जो आंसर की करा रहा हूँ आपको, इस आंसर की को आप बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। क्यों कि एक तो आंसर की मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ जो बाकी बता रहे हैं, आपका हर क्वेश्चन का मैं विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। और अगर इस तरीके का प्रश्न आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व कर सकते हो, ये सोल्व करने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को देखिए, वीडियो को ध्यान लगाकर देखिए। गणित का हर क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास करूँगा। अब देखो थीटा का क्वेश्चन ही आया, ये ऐसा कैसा थीटा का क्वेश्चन, ये मान लो सेकंड पारी में आया है तो फर्स्ट पारी में भी आपको थीटा का क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब आगे भी थीटा के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो जब देखो थीटा का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का, तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है दोनों क्वेश्चन ही लाल बट्टा कक्का के बेस पर आ रहा है। अब जो लाल बट्टा कक्का के बेस पे आता है तो एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब क्या होता है आधार। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके जब अब पेपर हो आपकी गलती नहीं हो, और आगे कभी भी एग्जाम हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो कोस थीटा ये आपको पता होना चाहिए, ये साइन थीटा का होता है, और जो सेकंड होगा वो किसका होगा, कोस थीटा का। तो आप कोस थीटा बराबर लिख सकते हो आधार बटावा कर्ण। जब आधार ए है और कर्ण कितना है बी, तो हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी लंब। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें ये आधार और कर्ण दे रहा है, क्या ज्ञात करना, लंब। तो देखिए ये मैं आधार इधर लेकर आ जाता हूँ, के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, यानी होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। आप मुझे बताओ हमने कर्ण को क्या माना बी और आधार को क्या माना ए, और ये किसके बराबर आ रहा है लंब का। ये लंब के स्क्वायर क्या आ रहा है, और जब हमें लंब ज्ञात करना तो ये अंडररूट में आ जाएगा। अंडररूट में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना टेन थीटा, और जब टेन थीटा हम ज्ञात करेंगे तो आप ये पाओगे टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो मुझे बताओ लंब क्या है, लंब ये, और ये क्या है अंडररूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार कितना है ये, बोलो कहाँ उत्तर है ये। तो हमारा ये उत्तर क्या आएगा सी। इस प्रकार हमें करना है। इस प्रमेय का एक तो यूज होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का फॉर्मूले का आपको उपयोग करना आना चाहिए, और लाल बट्टा कक्का का उपयोग करना आपको आता है तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरीके से आने चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आगे का सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सेकंड पारी में भी आया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि है और वो चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में कितना हो रही है, जो 15 वर्षों में हो रही है वो हो रही है 2 गुनी। कितनी हो रही है 2 गुनी। और उसके बाद में ये पूछ रहा है कि 8 गुनी कितने समय में होगी। तो ये टाइमिंग आपको ज्ञात करनी। तो इसका बहुत बढ़िया सिस्टम होता है कि आपको फर्स्ट टाइम तो दे रखा है और सेकंड टाइमिंग पूछी है, तो इसका एक डायरेक्ट ट्रिक्स होता है। हालांकि ये मेथड से भी होता है, लेकिन मेथड से करोगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा। इससे इसलिए बढ़िया क्या होता है कि टाइम टू हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये ज्ञात करना, जब देखो 2 गुण ही दे रहा है ये, तो आपको ये जो 8 है इसको भी 2 में कन्वर्ट करना है। जब आपका क्वेश्चन आएगा अगर यहाँ 3 गुणा आता है तो जो सेकंड में गुणा देगा वो 3 में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 गुणा की पावर 1 हो गई, और 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3।
तो टाइम टू हमें जब ज्ञात करना था, आपको ध्यान रखना सेकंड की पावर कितनी है 3, फर्स्ट की पावर कितनी है 1, और मुझे बताओ जो फर्स्ट में टाइम कितना लगा था 15 वर्ष, और इस 15 को आप जब 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 45। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है क्या कि जब आपको टाइम टू का दूसरा टाइम ज्ञात करना है तो क्या करना, आपको सेकंड की जो पावर होती है वो बटा फर्स्ट टाइम जो पावर होती है वो, और उसका जो T1 होता है हमारा समय सारणी, कितने समय में कितना हो रहा है उसके अनुसार ये सवाल करना है। बाकी देखो चक्रवर्ती ब्याज से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इसको चक्रवर्ती ब्याज के करने का एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब हम इसको चक्रवर्ती ब्याज से करेंगे तो हमेशा मानेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र ये होता है, कोई भी धन होता है x और 1 प्लस दर बटावा 100 की घात समय। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों में कितना हो रहा है ये धन हो रहा है दुगुण, हो रहा कि नहीं हो रहा। और जब हम इसको सरल करेंगे तो दर तो हमें पता नहीं, लेकिन ये x से x कट जाएगा, दिया जाएगा 2 1 प्लस दर बटावा 100 की घात 15। एक तो ये निकालेंगे। अब हम अब की बार हम क्या करेंगे कि अब की बार धन कितना हो रहा है, वो 8 गुना हो रहा है। ये टाइमिंग हमें पता नहीं रहेगी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे टी, और जब ये टी लिख देंगे तो ये पावर के ऊपर पावर लगकर एक पैटर्न से हो जाएगा, और लेकिन आपके लिए लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको लंबे सवाल को कभी हम ये चक्रवर्ती ब्याज के टॉपिक लेंगे उसमें ये कवर करेंगे। इसलिए आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद करो। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कई बार आते हैं, और ऐसा कैसा सवाल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अब की बार वर्त का क्षेत्रफल पूछने का सवाल आपके फर्स्ट पारी में आया था, ये क्वेश्चन आया था सेकंड पारी। अब देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता होना चाहिए, ये होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये है कितना, ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। अब इसका ज्ञात करना परिमाप। देखो जब त्रिभुज ये होता है तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जो भी ये भुजाएं दी होती है इनका योग। तो हमें ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या पाओगे कि ये √3 है, तो ये तो इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, और ये 4 नीचे यहाँ से हट जाएगा और ये गुणा में आ जाएगा। बोल √3 से √ कटा कि नहीं कटा। तो मुझे बताओ कि भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100। 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और भुजा का मान कितना आएगा 10, कितना आएगा 10। हमें क्या ज्ञात करना परिमाप, तो 10 10 और 10, तो मुझे बताओ परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप आएगा 30। इसका उत्तर क्या आ जाएगा सी। बहुत बढ़िया सवाल है, हमें ये चीज़ आनी चाहिए, आएगी तभी कोई सवाल को पढ़ने का आनंद आएगा। अब आपको इनके सूत्र भी याद रखने, छोटे मोटा बेसिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे का सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको करना भी चाहिए। देखो यहाँ पर इसमें बी की आय पूछी है, सवाल कई बार परीक्षा में आपको ए की आय भी पूछ सकता है, और आने वाले एग्जामों के लिए आपको ये अलर्ट होना है क्योंकि इस प्रकार का सवाल वो पूछ सकता है। अब देखो सवाल क्या, ये कह रहा है एक तो ए है और एक बी है, और इनकी मासिक आय की बात करा सबसे पहले, और मासिक आय 4:3 में। उसके बाद में वो क्या कह रहा है, और दोनों ने प्रत्येक रुपये प्रत्येक मतलब ए भी 600 रुपये बचाता है और बी भी 600, दोनों 600 रुपये बचाते हैं, और उनका द्वारा जो किया गया जो व्यय है वो कितना है 3:2। अब देखो मेरी एक बात आप सुनो, हम क्या कर देते हैं, जो आय होती है उसको तो x से लिख देते हैं, और जो खर्च कर रहा है उसको हम क्या लिख देते हैं y से। आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पूरे रुपए कमा रहा है, कौन कमा रहा है ए कमा रहा है पूरा रुपये, किसके बराबर है, जो खर्च करता है और 600 रुपये बचते हैं। भाई खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, इसके बराबर ही तो कुल राशि होगी, ये समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा 3x बराबर 2y प्लस 600। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये हमारा समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, और सरल करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि इनमें भी देखो 4 3 3 2, हमें इस प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई करना है
ताकि ये आसानी से सरल हो जाए। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको किससे कर देते हैं, 4 से। जब 3 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12x। मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँ तो भी बढ़िया, आप नहीं लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9y + 600 का हो जाएगा 1800। इसी प्रकार इसको 4 से गुणा किया, 12x बराबर 8y और प्लस में क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2400। तो ये 12 से 12 कट गया, तो ये बच गया, इधर आ गया 0, ये बच गया y और यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, 1800 में से आप 2400 घटाओगे तो माइनस के 600। और जब आप y को उधर लेकर जाओगे तो ये कितना आएगा, 600। अब ये मासिक आय पूछ रहा है और मासिक आय हमारी x में होती है। जब आपने y का मान निकाल दिया तो ऐसे ही आपको y के मान से निकालना है x का मान। तो यहाँ पर जैसे ये समीकरण है, 4x बराबर 3 × 600 और प्लस कितना आएंगे, x और y के मान आ गए, तो हमें x का मान निकालना है। तो 600 और ये इधर आ गया 600, तो ये कितना हो गया, 1800 + 600, तो ये हो गया 2400 और 4x, तो आपको x का मान निकालना, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 600। तो x का मान भी 600 आ रहा है और y का मान भी क्या आ रहा है, 600। आपको किसकी आय ज्ञात करनी, b की, तो इसको आप 600 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 1800। अगर आपको a की आय ज्ञात करनी तो इसको गुणा कर दो 600 से, कितना आएगा, 2400। तो a की आय तो आएगी 2400 और b की आय कितना आएगी, 1800। और ये भी पूछे तो यहाँ x और y से आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, समय लगता है। मैंने आपको कहा ना, पेपर को बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से बनाने का इसने प्रयास किया, इसलिए समय लग सकता है। आगे के सवाल, ये कोई इतना लंबा सवाल नहीं है, तो बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि अनुपात 4:5, ये लिख दियो। आप अनुपात को आप बटाव में लिख सकते हो। इनके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये जोड़ दी, तो इनका अनुपात कितना आ जाए, 5:6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और आप बाकी इसको एबीसीडी से भी कर सकते हो, जो उत्तर आएगा वो अपने आप ही आ जाएगा, 1 हो चाहे 3 हो। तो आप किसको सरल कर दो, तो 6, 4 + x बराबर 5, 5 + x, तो ये हो गया 24 + 6x बराबर 25 + 5x। इस 5 को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, 6x - 5x, और इस 24 को मैं उधर लेकर जाता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाता है, 1। क्या आता है, x बराबर आता है 1। अब इसको एक तरीके से और आ सकता है, देखो ये 4 और 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 और 6 आ जाए, 3 जोड़ो देखें दोनों में, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, कोई अनुपात नहीं बनता। फिर आप 4 जोड़ दो, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, फिर एंड में आंसर क्या आएगा, 1। कुछ सवाल होते हैं वो ऑप्शन से होते हैं, और हमें ऑप्शन से सवाल करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, निडर होकर कार्य करना चाहिए। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने पहले से भी किया है। क्यों किया है कि एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमें इस सवाल को करना होता है। फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई भी जैसे नंबर है, ये लॉग में, इसका ये आधा बेस है और बेस के ऊपर पावर है और फिर कोई एक्स है, जैसे ये है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और वो बटावे में आएगी, ठीक है कि नहीं है, और ये अपने आप ही बन जाएगा, ये लॉग, ये नीचे वाला रह जाएगा और ये एक्स रह जाएगा। उसके बाद में अगर इस प्रकार का सवाल है और इसके बराबर में कोई नंबर है, तो ये जो बेस है ना, ये इसके नीचे चली जाएगी और ये अपने आप उत्तर बढ़ जाएगा, लॉग हट जाएगी। जैसे देखो मैं इसको करता हूँ, आपके लॉग का सवाल और भी आया हुआ, ध्यान रखना, ये लॉग के फॉर्मूले बहुत अच्छे होते हैं बेस चेंज करने के, बेस को सरल करने। ये लॉग है, आप मुझे बताओ 27 को अपन 3 की घात 3 x बराबर 1/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 27। अब इसमें क्या कहा गया, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, log 3 और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/6। अब उसके बाद में हमें पता है कि ये इसके किस में है, गुणा में, तो मैं इसको लिख देता हूँ log 3x बराबर 3/6। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, log 3x बराबर
1/2। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसा सवाल आए कि लॉग में कोई नीचे आधार आए और उसके उधर गुणा में x आई y आए, तो ये जो r होता है यानी 1/2 ये पावर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 की घात 1/2 और 3 की घात 1/2 यानी क्या होता है √3। ये टेक्निकल सवाल होता है और ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करना है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले पहले लिखे, क्योंकि बिना फॉर्मूले ये सवाल होना नामुमकिन सा है। और लॉग के जब फॉर्मूले आते हैं तभी भी कोई क्वेश्चन को करने का वास्तविक आनंद भी हमें आता है। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं है, इनको आप 2 बार प्रैक्टिस करना, बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो ये इनका जो भी आंसर आए, ये वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की 2 प्रकार की विधियां होती है। एक तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है, और एक हम निकालते हैं भाग विधि से। अब देखो भाग विधि से जब हम निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं और उस नंबर को लिखते हैं 7 7 2 6 4 1, ये ऐसे जोड़े बनाते हैं। अब हमें सबसे पहले 77 को सोल्व करना है, तो आप जैसे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 9 को 9, तो इन 9 तो आ ही नहीं रहा, 8 ही आ रहा है, तो ये 8 को 8 से कर दिया 64, पीछे कितने बच गए 13। फिर यहाँ 8 ऐड करोगे आप तो ये कितने आ गए 60। अब 26। अब आपको क्या करना है, यहाँ कोई नंबर लेकर आना है। जैसे यह 7 8 9 आ रहा है तो कोई भी लेकर आ जाओ, जैसे आप लेकर आ गए 8 नंबर लेकर आ गए तो यहाँ पर भी 8 लाना पड़ेगा। तो ये 6 48 54 और 8 5 13, ये देखो 8 से तो बड़ा आ गया, तो अब क्या आएगा 7 आएगा। कितना आएगा तो यहाँ चेक कर लो 167 और ये हो गया 11। कितना आया तो यहाँ आप ये लिख दोगे 69, 7 लिखा तो 7 से मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड करो 4 और ये 7 और ये 174, ठीक है कि नहीं। और इसमें से आप जब इसको घटाओगे दिया गया 7, ये आ गया 11 में से 5 और 157। अब देखो यहाँ तो आएगा 9 और यह क्या आएगा 1, तो आपको भी बताया 1741 ये है 174 है, इसमें 1 तो आएगा नहीं, क्यों 1 आने से तो फिर क्या बचेगा 9। तो आपको जो भी लगता है इस प्रकार आप, ये गुणनखंड विधि है। और गुणनखंड विधि में हम 2 का भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं। हमें भाजकता के छोटे मोटे रूल आने चाहिए, बहुत जल्दी हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। कक्षा 6 की जो बुक है मैथ्स की, उसमें सारे भाजकता के रूल हैं। और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी गाइड होगी जिसमें भाजकता के नियम आते हैं। ये सवाल, हालांकि इसका जब माध्यिका निकालते हैं तो हम जब भी माध्यिका निकालते हैं तो क्या करते हैं, बात बारंबार तो हमें 2 प्रकार की मिलती है। देखो माध्यिका का सवाल भी आया हुआ है, एक वर्गीकृत होती है और एक अवर्गीकृत होती है। जब अवर्गीकृत होती है जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, तो हमें क्या करते हैं 8 आ गया, सबसे पहले क्रमागत रूप से ऐसे जमाते हैं और जो इनके बीच में आता वही हमारी माध्यिका होती है, ऐसा मानते हैं। विषम संख्या आती तो सम संख्या आती तो और तरीके से निकालते हैं। और वर्गीकृत में हम क्या करते हैं, जो बीच में आता है उसको माध्यिका मान लेते हैं। और ये है जो त्वरण वक्र से रिलेटेड है, लेकिन इसका जो सवाल किया हुआ ये मैप से मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ना मुझे मिलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी बताऊंगा भूल सुधार करके जो भी समस्या रहेगी इसका समाधान करेंगे, क्योंकि जो चित्र है इसने पता नहीं कोई कहीं ना कहीं कांटा छाटे की तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये हम अगले वीडियो में आपको पढ़ लेंगे। लेकिन ये त्वरण वक्र से रिलेटेड होता है। त्वरण वक्र 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो बनता है से कम और एक बनता है से अधिक। और से कम और से अधिक बनता है तो हम ये आकलन कर लेते भाई, जैसे 50 तक के दिन का बीच में कितना, जैसे 30 आ गया। अब 30 आने के बाद में यहाँ पॉइंट कितना आ रहा है, जैसे 35 टाइप में आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ये क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी जैसे 30 आए तो यहाँ कहीं 30 है नहीं, तो हम व्यवहारिक रूप से आगे करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हमें ये आना चाहिए और इस प्रकार के सवाल की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी किसी सवाल को हमें पढ़ने का सही आनंद आता है। अब देखो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, और ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो ये कह रहा है
एक चट्टान है, ये 150 मीटर की। अब उसमें क्या होता है, जैसे एक तो ये है और एक ये, एक तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री। अब हमें क्या करना, दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात करना, और इनकी दूरी ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे सबसे पहले 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, tan 60 लिख देंगे, और tan 60 लिखने के बाद में 150 बटा हुआ, जैसे आप इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, बटा हुआ क्या आ गया AB, और इसका tan 60 का मान होता है √3। तो आप ये पाओगे 150 √3 बराबर AB का मान आ गया। अब की बार हमारे कौन एंगल कितना आएगा, tan 30, और वही बात है AB बटा हुआ BC, तो इसका मान होता है 1/√3। तो आप फिर वही बात रहेगी, BC का मान कितना आएगा, नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा इधर, तो 150 √3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। जैसे ये √3 हुआ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये भी इधर जाएगा, तो इसके नीचे √3 आएगा। तो हम इस, हमारे पास क्या आएगा, जो हम सरल करेंगे तब देखो, जब हम सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 150 बटा √3, और एक मिलेगा 150 √3। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, √3, तो ये तो हो गया 150, ठीक है, ये √3 इस √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 450। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 600 बटा हुआ √3। अब √3 को जब मैं हटाता हूँ तो ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, और √ से √ गुणा होने पर 3 हो जाएगा। जब इसको आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 200, और इसको आप सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 √3। इस प्रकार इस सवाल होता है। लाल बटा कक्का से हम करते हैं, tan थीटा में होता है लंब बटा हुआ आधार, ये लंब है कि नहीं, और ये हमें आधार ज्ञात करना है। इसी में ये लंब है, ये आधार हमें ज्ञात करना है। इसका tan 30 आ गया और इसका tan 60 आ गया, ये tan 60 और ये tan 30। कोई नया और स्पेशल चीज़ नहीं है, जो हमें विधि सम्मत दी हुई है और हम विधि सम्मत कार्य करते हैं, उसी प्रकार का ये सवाल है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आप ध्यान, टेंशन मत लेना, सेम ऐसे होता है। आगे का सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, अब त्रिभुज के शीर्ष, भाई एक तो यहाँ से ये बराबर डाल दिया, जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालते हैं और इस शीर्ष से भी लंब डालते हैं, तो हमेशा ये जो होती है ना, इसको हम गणितीय भाषा में माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका। और त्रिभुज की जब दोनों माध्यिकाएं होती है, वो लंबवत होती है, बराबर होती है। ये देखो, ये खुद कह रहा है लंब समान है। तो इस प्रकार जब भी आकृति बनेगी, हमेशा ध्यान रखना वो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कभी भी जरूरत पड़े तो इसका ये रूल होता है। और ये परिमेय भी होती है, और वो कहती है कि कोई भी चतुष्फलक होती है, कोई भी सम्मुख हो रहा है उस पर परस्पर लंब होती है, तो ये अपने आप चतुष्फलक टाइप में हो जाता है, और इसका नियम यही कहता है, और हमें ये याद रखना। हाँ, इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम बड़े तरीके से, लेकिन अभी सोल्व करने जैसा सिचुएशन नहीं है। हम एक आंसर की सोल्व करने का प्रयास करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। आगे ये गुणनखंड की बात कर रहा है, तो आपको ये देखना, देखो मान रख के आप चेक कर सकते हो। जैसे ये कह रहा है एन के किस मान के लिए x + a का एक गुणनखंड है। देखो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये मान इसका रखते हो, गुणनखंड तभी होगा जब वो इसको शून्य कर देता है। देखो आप, अगर मैं x + a रख देता हूँ, ये कब आया, जब n = 1 और x बराबर होता -a, क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये गुणनखंड तब होगा। तो यहाँ माइनस रखा, ये प्लस रखा, मतलब n = 1 पर तो सही हो गया। अब आप क्या रखो, n = 2 रखो, तो ये हो गया x² + a²। आप x के क्या रखोगे, -a। तो मुझे बताओ, माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, 2a²। क्या ये गुणनखंड है? आपको ये तो ध्यान रखना, विषम मान के लिए कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा विषम संख्या के। अब आप क्या करो,
सम संख्या के लिए रख दो, तो मान रख दिया 3, तो ये हो गया x की घात 3 प्लस 1 की घात 3, ये रख दिया माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। अब आपको पता है जब माइनस को 3 बार गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 3, फिर 0 हो गया। तो इसका ये सभी मान का भी नहीं आएगा और अभाज्य का भी नहीं आएगा, क्योंकि दो संख्या अभाज्य संख्या है। इसका उत्तर बी आएगा। एन के जो भी विषम मान आप रखोगे 5, 7 उन सब के लिए फॉलो करता है, उन सब का ये गुणनखंड होगा। और जब भी एन से रिलेटेड सवाल आता है, आपको समय भले 1 मिनट थोड़ा सा खराब होगा, आप एन बराबर 1, एन बराबर 2, 3 ये 3 मान रख दो, आपका आंसर यही फिट हो जाएगा। पहले में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे में 90% पता चल जाएगा। तीसरा एन बराबर 3 रखते ही आपको 100% डाटा आपके क्लियर हो जाएंगे, कभी भी बर्डन लेने की आपको आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। अब ये घनफल है, घनफल का मतलब 3 बार, इसका एक रूल भी आता है, 1 0 1 का क्या होगा, 1 0 1 0 1 इनका क्या होगा, 8th की बुक में आता है। आप एक प्रयास करना किस प्रकार, शायद ये 2 से रिलेटेड आता है, ये घन का आता है तो 3 का आता है, आप इनको देखना, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसको इम्पोर्टेंट सवाल मानता हूँ, कहीं एग्जाम में ये आ सकता है। सवाल क्या कहता है वो हमें समझना है। मैं पहले बना रहा हूँ आपके डायग्राम, और डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको वर्त का डायग्राम बनाता हूँ। वर्त ढूंढ लेते हैं, यही होगा वर्त, ये वर्त। अब इसके बराबर हमें बनाना है देखो, थोड़ा सा समय खराब कर रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर ये मान लो, 12 सेंटीमीटर ये मान लो, भुजाओं वाले किसी आयत, ये आयत है कि नहीं, आयत के परित एक वर्त खींचा गया, जो ये खींचा गया है वर्त का। देखो मुझे एक चीज बताओ, आयत हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब। जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो बोलो ये कर्ण इस वर्त का व्यास हुआ कि नहीं हुआ, और इसका जब हम आधा ज्ञात करेंगे त्रिज्या हो जाएगी, तो उसके बाद में वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर का सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है 16, 16 को 16 से हम गुणा करते हैं 256, और 12 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 144, और इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 400, और के स्क्वायर बराबर 400 आएगा, तो के बराबर हमारा क्या आएगा 20। तो मुझे बताओ जो 20 आया ये क्या आया, ये 20 आया है, ये आया 20 व्यास। तो जब 20 व्यास है तो आप मुझे बताओ त्रिज्या कितनी आएगी, 10 क्या आएगी। और वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई है, और 10 का स्क्वायर होता है 100 पाई। इतना ही जी सवाल है, लेकिन बस टेक्निकल तरीके से हमें करना आना चाहिए, समय हमें देना आना चाहिए, तभी किसी क्वेश्चन को करने का आनंद आएगा। बाकी टिप्पे टोरे दुनिया लगाती है, आप भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे सवाल ये देखो, ये क्रमागत पूर्णांक कह रहा है, तो जब क्रमागत पूर्णांक कहे तो आप हमेशा ये मानना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये क्रमागत पूर्णांक है, इनका औसत है 23/2। तो हमें पता है ये 8 है, तो ये तो 8x हो गए, और इनको आप जोड़ो 6 7 13, 13 और 3 कितने 16 20 25 27 28, और नीचे इनके कितना आएगा 8 बराबर 23/2। तो अब नीचे 8 23/2, तो हम इसको सरल करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा इधर वाला, तो ये गुणा होने पर कितना आ जाएगा 4,
तो 8x प्लस 28 बराबर 23 को हम 4 से जैसे ये गुणा कर दो, 12 हासिल का 1, 4 दूना 8 1 9, तो ये हो जाएगा 92। तो 8x बराबर हो जाएगा 92 माइनस 28। इसमें से हमें घटाना है और ये हम जब घटाएंगे तो आएगा 64 और इस 8 का भाग देंगे तो हमारे x का मान कितना आएगा 8। अब ये पूछ रहा है कि क्रमागत 3 पूर्णांक प्रथम 8 8 प्लस 1 और 8 प्लस 10 इनका औसत क्या आएगा, तो ये हो गया 8 9 और 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है। हमें क्या होता है यहाँ अटक जाते, क्रमागत का नाम लेते, तो क्रमागत का नाम लिखते आपको अटकना नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। और इस प्रकार हमें इस सवाल को सरल करना है। आगे बहुत अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि लंबवर्तीय शंकु का आयतन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है और कितना है 16 पाई। अब ये इसकी ऊंचाई भी दे रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई है 12। अब हमें व्यास ज्ञात करना है, त्रिज्या का दुगुना व्यास हो जाएगा तो बराबर 16। आप इसको सरल करो तो ये हो गया आर स्क्वायर 16/12 गुणा 3 और यहाँ पर आ गया पाई को ये ऋण दो, तो ये कितनी बार कट गया आपके, कितनी बार कटेगा ये 16 पाई है, ध्यान रखना ये पाई से पाई कट गया, ये 4 बार कटा और ये 4 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 4, तो आर का मान कितना आ जाएगा 2। ये तो क्या है त्रिज्या, तो व्यास ज्ञात करोगे तो त्रिज्या अगर 2 है तो व्यास यानी डी बराबर होता है 4। आप पेपर को देखो, बहुत अच्छा पेपर है, बस करने का सामर्थ्य होना चाहिए। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है, तो ये 20% है। इसमें तब क्या बताऊँ आपको, मैं प्रतिशत आपको निकालना आता ही। और बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार सवाल आता है, मैंने भी ऐसा सवाल आपको देखना करवाया सवाल, ये प्रतिशत से रिलेटेड सवाल है। 10 का पेन और 11 का मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी होता है ये होता है ए, पहले की चीज़, तो ये हो गया 11 × 11 माइनस 10 × 10, 121 माइनस 100 बराबर आ गया 21%। अगर आपको ये कई बार आ सकता है 20 का 22 फिर 22 का 20, ये उल्टा चलता है, तो इसको हम तिरछा गुणा कर देते हैं। जैसे 10 के 11 और 11 के 10, इनको तिरछा गुणा करके इनको कर दो आप, तो 11 × 11 माइनस 10 × 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21%। अब देखो ये फर्स्ट पारी का पेपर है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सेकंड पेपर का पारी का थोड़ा सवाल अच्छा आया, फर्स्ट पारी में भी अच्छे आए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड का थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी सवाल था, इसलिए मैंने इसमें समय लगाया। अब देखो ये क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है और इनका औसत कितना है 39। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे जोड़ सकते हो और जोड़कर आप इनको इसके बराबर कर सकते हो, और बराबर करने के बाद में आपको पता है सबसे छोटी संख्या इनमें से कोई होगी और इनका औसत ये है, तो आप इसको सरल करोगे तो ये अपने आप ही, हमें भी लग रहा है कि क्या आ जाना चाहिए 26। क्या आ जाना चाहिए भाई 26 है। जब आप देखो 13, अब इनको जोड़ लो आप, ये डायरेक्ट दिखते हैं। 39 है तो भाई हमें इनको 2:3 संख्या है भाई, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इनमें से कोई ले लो, जैसे 13 भी ले लो, 13 का तो हम टुकड़े 2 कर ही नहीं सकते, 39 के भी हम 2 टुकड़े नहीं कर सकते, 52 के कर सकते हैं, तो 52 के 26 से होते हैं, 26 × 52 आगे पाव डालो और फिर इनका योग करोगे तो 52 ले लोगे तो 39 नहीं आएगा, तो इसका श्रेष्ठ उत्तर 2 ही होता है। हमें कई बार सवाल को ऑप्शन के माध्यम से करना पड़ता है, मैथ्स में जब फॉर्मूले वहाँ परीक्षा में लगाने बैठते हैं तो बहुत कम सोल्व होते हैं। ये देखो वर्ग की लंबाई में गलती हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखो कितना बड़ा सवाल है, अगर इसका क्षेत्रफल है 10 तो कितना हो गया 100, अगर एक गलती कर दिया आपने तो कितना आ गया 81, कितना प्रतिशत का अंतर आ गया उस वर्ग के क्षेत्रफल में कि गलती में लगभग क्या प्रतिशतता रही होगी। ये देखो ये इसमें 9 बचा, कितना बचा 9। अब ये 9 कितना परसेंटेज होता है,
ये हमें ज्ञात करना है। ये लगभग 2% के बराबर होता है। आप करोगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी के लिए मैं वेट कर रहा था। ये इस सवाल को आपको करना है। देखो ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया होगा। जैसे सवाल आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसकी 3 कंडीशन होती है। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये पहली कंडीशन। दूसरी स्थिति होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर आपकी स्थिति ये आती है आपके अगले पेपर में, तो ये तब होगा जब ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और अगर ऐसा सवाल आता है तो रेखाएं होती है समांतर। क्या होती है, समांतर। और इस प्रकार का सवाल आएगा जब रेखाएं क्या होगी, समपाती। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या उत्तर आएगा, समांतर। आगे के एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, तो आपको इनको पूरी तैयारी के साथ जानना है कि अगर इनकी कंडीशन में ये उत्तर आए तो हमें ये करना है। अब देखो ये ढलान पूछता है। ढलान को हम टेन थीटा कहते हैं गणितीय भाषा में, उसको हम एम पढ़ते हैं। और उसका क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 बटा y2 माइनस y1। और जब भी कोई बिंदु होता है इसके निर्देशांक x1 पहले के y1 होते हैं, दूसरे के x2 और y2 होते हैं। तो माइनस का 2 माइनस 3 और 1 माइनस 7, तो ये हो गया -5 और ये हो गया से माइनस कट गया। तो बताओ या तो 5/6 कर दो या 5:6 कर दो। ये ढलान के सूत्र होते हैं। गणित की त्रिकोणमिति में हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम टेन थीटा से पढ़ते हैं। आगे का सवाल है, इसको आप देखना, वर्ग से जुड़े हुए सवाल है। समय को अभाव को ध्यान में रखते हुए थोड़े आप इसको देखना। ये तार की और वर्त की बात कर रहा है, फिर भी दिक्कत होंगे तो हम इनकी पूरी प्रश्नावली लेंगे। अब देखो ये प्राकृत संख्याओं का, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनके डायरेक्ट सूत्र होते हैं। ये देखो ठीक है, तो 50 इंटू 51 बटावा 2, आप इनको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 25। 51 को आपको किससे गुणा करना, 25 से। तो ये तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 25, 2 और ये 10, कितना आएगा, 1275। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये उन्हीं के लागू होगा जब प्रथम प्राकृत संख्याओं की बात करेगा, वो संख्या 0 से। अगर आपको बोलता है 51 से 100 की, तो आपको पहले 1 से लेकर 100 तक याद करना है, फिर 1 से आपको 50 के बीच में घटाओगे, तब जो आएगा उत्तर 51 से 100 के बीच में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्गमूल निकालना है, मैंने आपको बता दिया। वर्गमूल 2 विधि से निकालते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक आती है भाग विधि। तो जिस विधि से भी आप निकालना चाहते हो, 16 129 इधर से ऐसे जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले तो एक का भाग जाएगा, फिर एक जोड़ दोगे आप, एक में से एक गया तो क्या रहा, 0, पूरा 61 उतर गया 2। अब आपको यहाँ लिखना है, 2 लिख दोगे, 3 लिखोगे तो आएगा नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखोगे तो आप आ जाएगा 44, यहाँ पर भी 2, फिर आप 2 जोड़ देना, तो ये कितना हो गया, 24। अब इसमें से जब आप घटाओगे तो ये तो आ जाएगा 7 और ये आ गया 1 और यहाँ आ जाएगा 29। तो देखो एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, हमें लेकर आना है। देखो 3 से भी आता है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 7 9 4 28 32 14 और 3 17, डी उत्तर आएगा। ये कौन सी विधि है, ये है भाग विधि, बहुत अच्छी विधि है। अगला सवाल है, देखो ये बहुत अगली परीक्षा में आने के लिए सवाल और बता रहा हूँ। माध्यिका और बहुलक, ये तो इसमें बहुलक पूछ रहा है, आपको बहुलक भी पूछ सकता है। बहुलक क्या होता है, अगर आपके नंबर आया तो सबसे ज़्यादा बार कोई भी नंबर आएगा बार बार। देखो जैसे 15 कितनी बार आया, इसमें 15 एक बार आया, 17 कितनी बार आया, एक बार आया, 16 कितनी बार आया, 2 बार 3 बार, 7 कितनी बार आया, एक बार, 10 कितनी बार आया, एक बार, 12 कितनी बार आया, 2 बार।
14 कितनी बार 1, सबसे ज़्यादा बार क्या आया 16। तो अगर इस सवाल का आपको बहुलक पूछता तो मुझे बताओ, अगर इस सवाल का बहुलक पूछता तो बहुलक क्या था 16 था। और माध्य माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करते हैं, जैसे 7, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 19 ऐसे जमाने पड़ते। जमाने के बाद में 3, इधर वाले 3, 2 और इधर वाले 2, तो आया कि नहीं है। तो ये हो सकता है या तो मैंने कोई नंबर कम लिख दिया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, मैंने कितने लिखा 4 4 8 10 लिखा, 1 नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा वो आप देख लेना, जो बीच का आएगा वो अपने आप ही माध्य का आ जाएगा, और माध्य में हम जोड़कर उसके उतने ही नंबर्स का भाग दे देंगे। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है वो है बहुलक बराबर, ये सवाल आ सकता है अब की बार 100% ही, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 100% आ सकता है। तो इसमें क्या होगा कि माध्यिका और माध्य दे दे आपको तो बहुलक पूछ सकता है, माध्य भी पूछ सकता है, माध्यिका भी। इस सूत्र को आपको घुमा घुमा कर सवाल करना है। आ जाए अगर माध्यिका जैसे मान लो 16 और माध्य 18 आ जाए, तो आपको क्या करना 3 × 16 और ये हो गया 2 × 18, ये हो गया 48, ये हो गया 36। तो बताओ बहुलक बराबर कितना है 12। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद करके आना। और उसके बाद में ये आयतन से जुड़े हुए सवाल हैं, आप देखना, पहले मैंने करवाए हैं, एक वीडियो भी बनाया हुआ। ये देखो फिर वो सवाल आ गया लॉग का, जो मैं आपको बता रहा था। मैंने आपको जब लॉग का बताया था, ये बताया था, क्या बताया था कि log 2x + 1 बराबर 2। अगर इस प्रकार का सिंपल आता है तो जो log के साथ जो नंबर है वो यहाँ से हट जाते हैं और इधर पावर में चले जाते हैं, मतलब नीचे आ जाते हैं इसके आधार। तो ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, तो x + 1 बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो गया 4 - 1 बराबर क्या आ गया 3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये हमें छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, तभी हमें कोई सवाल को पढ़ने का वास्तविक आनंद आता है। ये पाई चार्ट है, आपको इसको एंगल से डिवाइड करके निकालना है। जो भी किसका भी पूछे, बाइंडिंग का पूछे तो बाइंडिंग आएगा सी, क्या आएगा सी का मतलब 45। तो 45 में आप अपने हिसाब से 360 डिग्री से डिवाइड करना है इसको, ठीक है कि नहीं। 45/360 से डिवाइड करके देख लेना और किस किस में पार्ट में ये पार्ट कर रहा है, और वैसे ये सवाल हो जाएगा। ये लाभ आने का है, आप देखना। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट सवाल, जो मैं इम्पोर्टेंट जो आपके परीक्षा में आने लायक सवाल है वो वापस करवा रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात करो। जब भी कोई गुणनखंड है वो हमेशा ध्यान रखना, वो उसको हमेशा 0 करने का प्रयास करेगा। ये x - 2 है तो ये हो जाएगा सरल करने पर x बराबर 2। तो यहाँ लिख दोगे 2 की घात 3 के, यहाँ 2 की घात 2 -2 ये 2 और ये माइनस के 24 बराबर 0। हमें ये सरल करने 8 + 4 के -4 -24 बराबर 0। तो ये हो गया -28, ये हो गया +28, 4 के -20 बराबर 0। तो के बराबर हो जाएगा 20/4 यानी 5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको यही कार्य करना है, और इसी कार्य से ये सवाल होगा। ये सवाल साइन अल्फा का अभी पहले भी आया था, मैंने कहा लाल बटा कक्का से आपको इसको करने का प्रयास करना है, और लाल बटा कक्का से करोगे तभी ये सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये मैं सवाल आपको दे रहा हूँ, क्या आएगा इसका उत्तर ये आएगा। कैसा आएगा कि जैसे लाल बटा कक्का लंब और कर्ण कितना 4, लंब कितना, हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार जब हमें ज्ञात करना है तो ये होगा 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गए तो √7 क्या आ जाएगा आधार। कोस का ज्ञात करना तो आधार कितना है, आधार कितना आएगा, आधार हमने निकाला √7 और के कितना आएगा 4, तो उत्तर आएगा डी। आपको ये प्रयास करना, इसी प्रकार ये है जिसको भी आपको प्रयास करना है। कभी कभी 1-2 सवाल मैंने आयतन वाला इसलिए छोड़े कि पूरी प्रश्नावली है, आप उसको डीप से करो, डायरेक्ट टोरे लगाने से मतलब नहीं है। मैं भी आपको गलत बताऊं या टिप्पे लगाऊं ऐसे मतलब नहीं, शॉर्ट ट्रिक सारी जगह चलती नहीं। हमने आपके पेपर को अधिकतम से अधिकतम सोल्व करने का प्रयास किया। कुछ सवाल जो मैंने दूसरे पेपर के छोड़े, इसलिए छोड़े कि जो सेकंड पारी का ये पेपर था इसको मैंने पूरा सोल्व कराने का प्रयास किया है,
और इसमें आपको इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखते हुए जो आगामी परीक्षा में जो सवाल आ सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ छोड़े हैं। आपको लगातार बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है और डीप से डीप अपना बेसिक से बेसिक क्लियर करना है। हमसे जुड़ना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ऐसे बने रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।